आज हम फेलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच की गहराइयों में उतर रहे हैं। और एक बात साफ कर दें, इसका मकसद कोई बिजनेस प्लान या स्टॉक टिप देना नहीं है। हम यहाँ उस मानसिकता को, उस सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी को अपने दम पर अमीर बनाती है। मैं डेनिस की एक कविता से शुरुआत करना चाहूंगा जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। किस्मत, सच तो ये है, तुम जितना अभ्यास करते हो, जितना पसीना बहाते हो, उतने ही भाग्यशाली होते जाते हो। मतलब यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ कच्ची हकीकत है। बिल्कुल। ये किताब कोई जल्दी अमीर बनने के नुस्खों की लिस्ट नहीं है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल है। और डेनिस का पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या आप इसके लिए बने हैं? और इसी सवाल में उनका सबसे बड़ा फिल्टर छिपा है। वो कहती हैं कि अमीर बनने की इच्छा रखना और अमीर बनने के लिए मजबूर होना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इच्छा तो मतलब हर कोई करता है, लेकिन वो मजबूरी, वो जुनून, वो कुछ ही लोगों में होता है। और वो शुरुआत में ही कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो सुनने में बहुत बहुत कठोर लगती हैं। जैसे अमीर बनना खुशी की गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको एक कैरापेस यानी मोटी चमड़ी ओढ़नी पड़ती है। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की सोच की परवाह करना छोड़ना पड़ता है। उनकी एक लिस्ट है जो साफ कहती है, अगर आप टकराव से बचते हैं, अगर आपको असफलता का डर है, या अगर आप अपने काम से ज्यादा अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। ये तो शुरुआत करने से पहले कई लोगों को दौड़ से बाहर कर देता है। हाँ, और इसी बिंदु पर लोग सबसे पहली गलती करते हैं, जिसे डेनिस द ग्रेट मिस्टेक कहती हैं, अपनी इच्छा को मजबूरी समझ लेना। ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको सोने ना दे, जो आपको बेचैन रखे। ये एक जुनून है जो आपके हर फैसले पर हावी हो जाता है। डेनिस इसे समझाने के लिए अपनी माँ का उदाहरण देती हैं, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो बताते हैं कि उनकी माँ में वो सारे गुण थे जो एक अमीर इंसान में होने चाहिए। हिम्मत, जबरदस्त ऊर्जा, लोगों को समझने की क्षमता, सब कुछ था। तो फिर क्या चीज थी जिसने उन्हें रोक दिया? उस जमाने का समाज 60 साल पहले एक महिला के लिए ऐसी महत्वाकांक्षा रखना लगभग असंभव माना जाता था। उनमें अंदरूनी आग तो थी, लेकिन बाहरी दुनिया की दीवारें बहुत ऊंची थीं। ये दिखाता है कि सिर्फ व्यक्तिगत गुण काफी नहीं है, आपको उस सामाजिक दबाव से लड़ने और उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत भी चाहिए। और शायद वो सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो ठीक है, मान लेते हैं किसी में वो मजबूरी है, वो मोटी चमड़ी है। तो अगला कदम क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें एक शानदार विचार की जरूरत है, एक ऐसा आइडिया जो दुनिया बदल दे। लेकिन डेनिस इस सोच को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो इस एक शानदार विचार के मिथक को बड़ी बेरहमी से तोड़ती हैं। उनकी एक कविता है, विचार वो तो हमारे पास तब से है जब हव्वा ने आदम को धोखा दिया था, लेकिन मुझसे पूछो तो असली खेल उसे लागू करने का है। उनका मानना है कि आइडिया की कीमत तो कौड़ियों के भाव है, असली चीज है एग्जीक्यूशन, मतलब उसे अमल में लाना। लोग अपने विचार को सही साबित करने की कोशिश में इतना उलझ जाते हैं कि वो पैसा बनाने के मुख्य लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। इसका उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, स्टीव जॉब्स और एप्पल। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि स्टीव जॉब्स तो इनोवेशन के प्रतीक माने जाते हैं। डेनिस कहां पर उनकी आलोचना कर रही हैं? वो जॉब्स के विचार की नहीं, बल्कि उनके एग्जीक्यूशन की जिद की आलोचना कर रही हैं। शुरुआत में जॉब्स का मानना था कि एप्पल का कंप्यूटर एक बंद सिस्टम होगा, मतलब उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज सब कुछ सिर्फ एप्पल ही बनाएगा और कंट्रोल करेगा। कोई और उनकी डिवाइस के लिए कुछ नहीं बना सकता था। ये विचार अपने आप में शानदार था, ताकि यूजर को एक बेहतरीन अनुभव मिले। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से काट लिया। उसी समय उनके प्रतियोगी जैसे IBM एक ओपन आर्किटेक्चर लेकर आए। उन्होंने दूसरों को अपने कंप्यूटर के लिए पार्ट्स और प्रोग्राम बनाने की इजाजत दी। इससे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। हजारों कंपनियां उनके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने लगी और देखता ही देखते उन्होंने पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। एप्पल का विचार बेहतरीन था, लेकिन उनकी सब कुछ मैं ही करूंगा वाली जिद ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। ये तो हुई एक शानदार विचार के एग्जीक्यूशन में कमी के बाद। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो और भी चौंकाने वाला है, किसी और के शानदार विचार की नकल करना। ये तो उद्यमशीलता के हर नियम के खिलाफ लगता है। और यहीं डेनिस सबसे व्यवहारिक और थोड़ी विवादास्पद सलाह देती हैं।
वो लोडेड और FHM मैगजीन की कहानी सुनाती हैं। 1994 में लोडेड ब्रिटेन की पहली लैड मैगजीन थी। मजेदार, बिंदास, बिना किसी लाग लपेट के, और वो रातों रात बेहद सफल हो गई। और जाहिर है जहां सफलता होती है वहां नकल करने वाले भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। उनकी सीधी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ई-मैप ने फौरन अपने एक छोटे से लगभग बंद हो चुके फैशन टाइटल FHM को लोडेड की ही तर्ज पर दोबारा लॉन्च कर दिया। उन्होंने आइडिया की पूरी तरह नकल की, लेकिन उन्होंने एक होशियारी की। उन्होंने लोडेड के थोड़े ज्यादा पागलपन वाले अराजक अंदाज को थोड़ा कम किया और उसे ज्यादा सेक्सी, आकर्षक और सोफिस्टिकेटेड बनाया। उन्होंने सिर्फ पाठकों को ही नहीं बल्कि विज्ञापनदाताओं को भी लुभाया जो लोडेड से थोड़ा डरते थे। तो मतलब उन्होंने बस आइडिया कॉपी नहीं किया, उसे बेहतर तरीके से पैकेज किया। और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में FHM ने न सिर्फ लोडेड को पीछे छोड़ा बल्कि उसे बाजार से लगभग खत्म ही कर दिया। ये एक कड़वी लेकिन सच्ची सीख है। डेनिस कहती हैं कि असल विजेता हमेशा ओरिजिनल आइडिया वाला नहीं होता। अगर आप किसी के आइडिया को लेकर उसे बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं तो आप ज्यादा अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि नकल करना हमेशा एक अच्छी रणनीति है? इसमें क्या खतरे हो सकते हैं? क्या अपनी एक अलग पहचान बनाना जरूरी नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। डेनिस का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके नकल करें। खतरा ये है कि आप सिर्फ एक सस्ती कॉपी बनकर रह सकती हैं। FHM इसलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की बल्कि सुधार किया। उन्होंने बाजार में एक कमी देखी, लोडेड विज्ञापनदाताओं के लिए ज्यादा आकर्षक नहीं थी, और उस कमी को पूरा किया। तो यहाँ सीख नकल करने की नहीं बल्कि बाजार को समझकर किसी मौजूदा आइडिया को बेहतर बनाने की है। तो आइडिया की नकल करना भी एक रास्ता है, लेकिन चाहे आइडिया ओरिजिनल हो या नकल किया हुआ, असली लड़ाई तो उसे शुरू करने की है। डेनिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग पहला कदम ही नहीं उठा पाते। क्या रोकता है उन्हें? एक शब्द में, डर, असफलता का डर। वो इसे 800 पाउंड का गुरिल्ला कहती हैं जो आपके कंधे पर बैठा है। ये डर कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, ये डर आपको कदम उठाने ही नहीं देता। तो इससे कैसे लड़ा जाए? डेनिस का तरीका बड़ा अजीब है। वो कहती हैं इस डर का इस्तेमाल करो। वो इसे अपनी ताकत बनाने की बात करती हैं। वो अपना एक किस्सा सुनाती हैं जिसमें उन्हें लाखों का नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दूसरों की नकारात्मक बातें सुन ली। एक बड़े रिटेलर ने उन्हें समझाया कि आजकल कौन छोटी मोटी पर्सनल कंप्यूटर मैगजीन पढ़ेगा। डेनिस डर गई और उन्होंने आइडिया छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद एक प्रतियोगी ने वैसी ही मैगजीन लॉन्च की और वो जबरदस्त हिट हो गई। तो यहाँ सबक यह है कि कुछ ना करने की कीमत यानी कॉस्ट ऑफ इनएक्शन अक्सर कुछ करके फेल होने की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। वो हिसाब लगाते हैं कि उस एक गलती की वजह से आज उनके बैंक में लगभग 4 मिलियन पाउंड कम है। ये डर का एक बहुत महंगा सबक था। डर को काबू करने के बाद अगला और सबसे व्यवहारिक सवाल आता है, पैसा। कैपिटल कहाँ से आएगा? बिना पैसे के तो कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। यहाँ डेनिस की डॉल्फिन, शार्क और मछलियों की थ्योरी बहुत काम आती है। ये पैसे जुटाने के अलग अलग स्रोतों को समझने का एक शानदार तरीका है। हाँ, वो कहती हैं शार्क से हमेशा बचो। ये लोन शार्क होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं और आपको डुबो सकते हैं। फिर आती हैं डॉल्फिन यानी वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब वो निवेशक जो तेजी से बढ़ रही नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं और कुछ सालों में बड़ा मुनाफा लेकर बाहर निकलना चाहते हैं। ये तेज और होशियार होती हैं लेकिन खतरनाक भी हो सकती हैं क्योंकि वो अक्सर आपकी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा और कंट्रोल ले लेती हैं। इसलिए डेनिस का पूरा जोर मछलियों पर है। ये मछलियां कौन है? मछलियां हैं आपके दोस्त, परिवार, सप्लायर, सहकर्मी और वो लोग जो शुरुआत में आप पर भरोसा करते हैं। वो शायद आपको बहुत सारा पैसा ना दे सके, लेकिन वो आपको कंट्रोल खोए बिना शुरुआत करने में मदद कर सकते हैं। और इसे समझाने के लिए डेनिस की अपनी कहानी सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल, वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। कैसे उन्होंने एक बदबूदार गैरेज यानी अटारी से अपनी कंपनी शुरू की जहां पहले पिल्लों को पाला जाता था। पैसे के लिए उन्होंने अपने प्यारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन भेज दिया, लेकिन सबसे शानदार जुगाड़ था क्रेडिट हासिल करने का। वो कमाल का था। उन्हें अपनी मैगजीन छापने के लिए एक प्रिंटर की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई और उससे प्रिंटर के नाम एक चिट्ठी लिखने को कहा। उस चिट्ठी में डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई गारंटी नहीं दी,
लेकिन उसने लिखा कि जब मैगजीन बिकेगी तो बिक्री से आने वाला पहला पैसा सीधे प्रिंटर को मिलेगा, डेनिस की कंपनी को नहीं। और इस एक चिट्ठी के भरोसे पर प्रिंटर मान गया। ये दिखाता है कि शुरुआत में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपकी साख, आपके रिश्ते और आपकी जुगाड़ करने की क्षमता ज्यादा मायने रखती है। इस तरह उन्होंने मछलियों का इस्तेमाल किया और अपनी कंपनी पर 100% कंट्रोल बनाए रखा, जो उनकी अमीर बनने की यात्रा का एक अहम हिस्सा था। तो ठीक है, बिजनेस शुरू हो गया। अब उसे आगे बढ़ाने और सफल बनाने के लिए कौन से गुण सबसे जरूरी हैं? डेनिस 2 मुख्य गुणों पर बहुत जोर देते हैं। पहला है आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। वो कहते हैं कि ये दृढ़ता से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको खुद पे ही यकीन नहीं है तो कोई निवेशक, कोई कर्मचारी, कोई ग्राहक वो आप पर यकीन क्यों करेगा? आत्मविश्वास के बिना पहली बड़ी मुश्किल आते ही आप टूट जाएंगे। और दूसरा, जो शायद सबसे दिलचस्प और विवादास्पद भी है, वो है अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना। ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स, मतलब अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना। इसके लिए द वीक मैगजीन की कहानी बिल्कुल सटीक है। ये एक पतली सी, सस्ते कागज पर छपने वाली न्यूज डाइजेस्ट मैगजीन थी। जब डेनिस ने इसमें निवेश करने का सोचा तो उनकी कंपनी का पूरा बोर्ड, सारे एग्जीक्यूटिव सब खिलाफ थे। सारे तथ्य और आंकड़े उस निवेश के खिलाफ थे। मैगजीन हर साल पैसा खो रही थी, उसके पास विज्ञापन नहीं थे, सब्सक्राइबर लगातार कम हो रहे थे। लॉजिक और डेटा के हिसाब से ये एक डूबता हुआ शहजाद था। लेकिन डेनिस कहती हैं कि उनके अंदर से एक आवाज आई, उनकी आंतों ने कहा कि इसमें पैसा लगाओ, ये चलेगा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सारे आंकड़े और उनकी अपनी पूरी टीम गलत थी और उनकी अंदर की आवाज सही निकली। आज के इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में, जहां हर फैसले के लिए आंकड़े देखे जाते हैं, क्या ऐसी गट फीलिंग पर भरोसा करना वाकई एक सही सलाह है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डेनिस का मानना है कि अनुभव के साथ आपकी सहज बुद्धि या गट फीलिंग एक तरह का पैटर्न पहचानने वाला सुपर कंप्यूटर बन जाती है। ये उन हजारों छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लेती है जिन्हें कोई स्प्रेडशीट या डेटा एनालिस्ट नहीं पकड़ सकता। लेकिन वो ये भी चेतावनी देती हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आप अपनी गट फीलिंग और अपनी इच्छा या जिद के बीच फर्क न कर पाएं। और यहीं उनकी सबसे बड़ी खलती की कहानी सामने आती है। हाँ, असफलता को मजबूत करना, रीइंफोर्सिंग फेलियर, ये उसी आत्मविश्वास और गट फीलिंग का दूसरा अंधेरा पहलू है। बिल्कुल। इसके लिए वो ब्लेंडर CD-ROM प्रोजेक्ट की दर्दनाक कहानी सुनाती हैं। ये एक इंटरैक्टिव म्यूजिक मैगजीन का कॉन्सेप्ट था जो CD-ROM पर आती थी। ये अपने समय से बहुत आगे था। डेनिस को ये आइडिया इतना पसंद आया कि वो इसके प्यार में पड़ गईं। उन्हें लगा कि ये भविष्य है। प्रोजेक्ट को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मीडिया में खूब तारीफ हुई, लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि ग्राहक उसे खरीद नहीं रहे थे। हर अंक पिछले वाले से कम बिक रहा था। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। लेकिन डेनिस का आत्मविश्वास और उस प्रोजेक्ट से भावनात्मक लगाव इतना ज्यादा था कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार उसमें और पैसा डालती रहीं, ये सोचकर कि अगली बार ये जरूर चलेगा। और उन्होंने कितना पैसा डुबोया? कुल $5 मिलियन। वो कहती हैं कि दृढ़ता और जिद के बीच एक बहुत महीन रेखा है। एक तरफ वो कहती हैं कि दुनिया की मत सुनो, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो। दूसरी तरफ यही चीज आपको बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये फर्क करना ही तो सबसे मुश्किल है ना। एक तरफ वो कहते हैं कि आत्मविश्वास रखो, दूसरी तरफ कहते हैं कि अपनी गलती मान लो। एक उद्यमी को कैसे पता चलेगा कि कब वो दृढ़ है और कब वो सिर्फ जिद्दी हो रहा है? डेनिस इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं देती, लेकिन वो एक इशारा करती हैं। वो कहती हैं, क्या आप बाहर से आने वाले सबूतों को सुन रही हैं? द वीक के मामले में उनकी गट फीलिंग के पीछे एक तर्क था। लोगों के पास खबरें पढ़ने का समय कम हो रहा था और एक डाइजेस्ट की जरूरत थी। लेकिन ब्लेंडर के मामले में बिक्री के आंकड़े लगातार नकारात्मक थे। वो बाहरी सबूतों को नजरअंदाज कर रही थी। शायद यही फर्क है। दृढ़ता तब है जब आप मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और जिद तब है जब आप सबूतों के बावजूद आंखें बंद कर लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। फेलिक्स डेनिस के अनुसार अमीर बनना किसी जादुई आइडिया या बिजनेस स्कूल की डिग्री का खेल नहीं है। ये एक खास तरह की जिद्दी, जुनूनी मानसिकता का नतीजा है। ये बेहतरीन एग्जीक्यूशन, अटूट आत्मविश्वास और अपनी सबसे दर्दनाक गलतियों से सीखने की हिम्मत के बारे में है। और इन सब के बाद डेनिस एक ऐसी बात लिखती हैं जो इस पूरी किताब पर एक सवालिया निशान लगा देती है। वो कहती हैं कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो वो 35 साल की उम्र तक
30-40 मिलियन पाउंड्स कमाकर रिटायर हो जाएंगी और अपना बाकी जीवन कविता लिखने और पेड़ लगाने में बिताएंगी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक आदमी जो पूरी किताब ये बताने में लगाता है कि अमीर बनने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है, और अंत में कहता है कि वो ये सब जल्दी छोड़ देना पसंद करता। ये तो ऐसा है जैसे कोई मैराथन जीतने के बाद कहे कि दौड़ना ही नहीं चाहिए था। और यही वो सवाल है जो इस किताब को सिर्फ एक कैसे करें गाइड से ज्यादा गहरा बना देता है। किताब का नाम है अमीर कैसे बने, लेकिन लेखक खुद ये इशारा करा है कि शायद सिर्फ दौलत के पीछे भागना ही असली मंजिल नहीं है। तो असली इनाम क्या है? पैसा या वो आज़ादी जो पैसे से खरीदी जा सकती है? अगर आज़ादी ही असली लक्ष्य है तो क्या उसे पाने के लिए इस हद तक जुनून और त्याग की ज़रूरत है? और सबसे ज़रूरी सवाल जो ये किताब पूछती है, असली काफ़ी कितना होता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।